हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज को रिवाइज करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि लर्निंग थ्योरीज में से जो भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर जो बनते हैं, उसको फिर हम एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जिन थ्योरीज़ यानी कि जिन लर्निंग थ्योरीज़ की बात करेंगे, जिनको हम रिवाइज करेंगे, वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग की। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये आपकी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी और इस थ्योरी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जो हैं प्लेजर पेन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग और इसे थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको याद होगा कि जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने इसमें एक कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद किया और बाहर क्या कर दिया, खाना रख दिया गया, और कैसे बिल्ली खाने तक पहुंच पाई और कैसे उसने सीखा कि लीवर को प्रेस करने पर उसे खाना मिलेगा, मतलब कि गेट खुलेगा और उसे फिश मिलेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको अच्छे से पता है, तो इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लॉज ऑफ लर्निंग, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। अब हम उन्हें देखते हैं। तो जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने कुछ लॉज ऑफ लर्निंग दिए। इसमें से कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे और कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग थे। तो जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थे, उसमें आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाते हैं। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा लॉ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है या फिर इनमें से कौन सा लॉ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, यानी कि अभ्यास के नियम की। जो आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसमें दो सब लॉज हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। जो लॉ ऑफ यूज़ है यानी जो उपयोग का नियम है, उसका मतलब है कि यदि हम सीखने के प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, मतलब कि जो बॉन्ड होता है वो पक्का हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है और हम उन्हें नहीं भूलते हैं। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ डिसयूज यानी कि अनुपयोग का नियम। इसमें क्या होता है, यदि हम किसी चीज़ को हम नहीं करते हैं, मतलब कि उसे बार बार रिपीट नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है और हमारी फॉरगेटिंग हो जाती है, मतलब कि हम उसे भूल जाते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि यदि कोई इंडिविजुअल जब तक सीखने के लिए वो रेडी नहीं है, तब तक हम उसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं सिखा सकते। मतलब कि यदि आपका किसी चीज़ को सीखने में आप रुचि ले रहे हो, आप उसको सीखना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो उस चीज़ को सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब कि आप उस चीज़ को सीखने के लिए आप रेडी होते हो। ऐसे हम अगर फोर्सफुली आपको कोई चीज़ सिखाएं तो वो उसे सीखना ज़्यादा इजी नहीं होता है। इसलिए इंडिविजुअल का रेडी होना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप चीज़ों को लर्न कर सको। लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। यदि मैं आसान शब्दों में कहूँ तो लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि यदि सीखने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें खुशी महसूस होती है, तो मतलब है कि जो चीज़ें हमने लर्न की थी वो अच्छे से लर्न हो चुकी है, मतलब कि जो बॉन्ड है वो अच्छे से क्रिएट हो चुका है और स्ट्रेंथन हो चुका है। लेकिन यदि हमें सीखने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, मतलब कि कोई खुशी नहीं होती है, तो जो बॉन्ड होगा वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है और ये जो चीज़ें होंगी ये हमें भूल सकती है या फिर हम उनको भूलने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, इसे हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं। मतलब कि यदि बच्चे को सीखने के बाद यदि उसे कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो क्या होगा, वो आगे और सीखने की कोशिश करेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगी और सीखने की। यदि उसे किसी चीज़ को लर्न करने के बाद या किसी चीज़ को करने के बाद किसी तरह की पनिशमेंट दी जाती है, तो वो आगे उस चीज़ को लर्न नहीं करेगा या फिर उसे दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों लॉ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग पर। अभी हमने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग को देखा, इसी के साथ कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी हैं। वो हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, law of associative shifting, law of mental set and attitude, and law of stimulus.
इन सभी लॉज़ के बारे में जानने के लिए, मतलब कि थोड़ा डीपली जानने के लिए, आप मेरी जो थ्योरी ऑफ लर्निंग वाली वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। वहाँ मैंने इन सभी को वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि आपको कोहलर के द्वारा दी गई थी। चलिए अब हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये आपकी कोलर के द्वारा दी गई थी। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी जो इनसाइट लर्निंग है, उसका जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जो मनोवैज्ञानिक है उनकी देन है, मतलब कि उनके द्वारा दिया गया है। इस फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया है। इस विचारधारा यानी गेस्टाल्टवादी विचारधारा में जो और साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो है वर्दमेयर, कोहलर, कोफका, लेविन। ये सभी जो मनोवैज्ञानिक है यानी जो साइकोलॉजिस्ट है, ये सभी आपके गेस्टाल्टवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यदि हम इनसाइट लर्निंग की बात करें तो इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो रिलेशन है उसकी सडन अंडरस्टैंडिंग होना। मतलब कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है और आपको सडनली उसका सॉल्यूशन अचानक से मिल जाता है, मतलब कि सडन ग्रेस्पिंग ऑफ सॉल्यूशन हो जाती है आपको बिना किसी ट्रायल एंड एरर की प्रोसेस को किए हुए। मतलब कि आप इसमें किसी चीज़ के बार बार करने की ट्राई नहीं करोगे, आपको अचानक से उसका आंसर मिल जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। और जो कोहलर थे उन्होंने इस थ्योरी के लिए क्या किया था, एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। उन्होंने क्या किया था, उस चिंपैंजी को एक पिंजरे यानी एक केज में बंद कर दिया था और अंदर क्या कर दी थी, दो स्टिक्स रख दी थी। और जो केज था उसके बाहर क्या कर दिए थे, केले रख दिए थे। और आपको पता होगा कि कैसे खेलते खेलते जो चिंपैंजी था यानी जो सुल्तान था उसको कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, कि कैसे उसने उन दोनों स्टिक्स को साथ में जोड़ा और जो केले थी वहाँ तक वो पहुँच गया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस एक्सपेरिमेंट को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद होंगे कि किस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि किसने दी थी, इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी। तो चलिए अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने जाना कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो आपकी इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी, जो कि एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी थ्योरी में लर्निंग थ्रू एसोसिएशन पर बहुत जोर डाला। उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है उसे हम एसोसिएशन के थ्रू सीख सकते हैं, मतलब कि किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इस लर्निंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस लर्निंग प्रोसेस में हम एक कंडीशन रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। और यह हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है और एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, उनको आपस में हम एसोसिएट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक कंडीशन रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। यदि हम साधारण शब्दों में बोलूं तो ये क्या करते हैं, जो दो स्टिमुलस होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं और एक नया रिस्पॉन्स क्या है, क्रिएट करते हैं। और आपको पता होगा कि जो इवान पावलोव थे इन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। अभी मैंने आपको बताया कि जो इवान पावलोव थे उन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। और आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे उन्होंने डॉग की कंडीशनिंग की थी और कैसे उन्होंने दो जो स्टिमुलस थे उनको आपस में लिंक किया था और एक नया रिस्पॉन्स उन्होंने क्रिएट किया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, एक डॉग को एक एक्सपेरिमेंटल रूम में एक टेबल के साथ बांध दिया था और फिर क्या किया था, उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स थी उनका ऑपरेशन किया और उसके साथ एक ट्यूब अटैच कर दी गई, जिसके थ्रू जो स्लाइवा होता था उसको इकट्ठा किया जाता था और मेजर किया जाता था। ये तो रही एक्सपेरिमेंट की बात। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर कंडीशनिंग की। मतलब कि जब तक डॉग की कंडीशनिंग नहीं की गई थी तो तब तक डॉग कैसा रिस्पॉन्स शो करता था। तो बिफोर कंडीशनिंग जब भी डॉग को खाना दिया जाता था तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता था, जो कि एक
नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी डॉग को खाना मिलना है तो उसके मुंह से लार तो निकलनी ही है। तो यहाँ पे जो फूड था वो आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और जो स्लाइवेशन था वो भी एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, मतलब कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। इसी के साथ हमारे पास एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी था, जिसको कि हमने बाद में इसके साथ एसोसिएट किया, और वो था बेल। और बिफोर कंडीशनिंग जब भी बेल बजती थी तो डॉग कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता था, क्योंकि अभी डॉग की कंडीशनिंग नहीं हुई थी। ये तो रही बिफोर कंडीशनिंग की बात। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब भी बेल बजती थी तो उसको खाना दे दिया जाता था, मतलब कि दोनों को आपस में लिंक करना शुरू किया कि जब भी बेल बजेगी तो डॉग को खाना दे दिया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डॉग ने बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया कि जो बेल बजने का मतलब होता है कि उसे खाना मिलना है। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जब भी बेल बजती थी तो उसके मुंह से सलाइवा निकल जाता था, क्योंकि उसने बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया था। तो हमने देखा कि आफ्टर कंडीशनिंग जब भी बेल बजती थी तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता था। तो यहाँ पे जो ये बेल का बजना है वो एक कंडीशनड स्टिमुलस है, जिसे कि हमने एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ लिंक किया है, और हमने एक नया रिस्पांस क्रिएट किया है जो है स्लाइवेशन, जो कि वो किसके ऊपर कर रहा है, वो बेल बजने के ऊपर सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। और ये क्या है, एक कंडीशनड रिस्पांस है, मतलब कि अब चाहे डॉग को बेल बजने पर खाना ना भी मिले, लेकिन तब भी वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसने पहले ही क्या किया है, बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल स्टिमुलस कौन सा है, अनकंडीशनड या कंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कंडीशन स्टिमुलस है या फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की, जो कि वी.एफ. स्किनर के द्वारा दी गई। तो चलिए अब हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ये आपकी बी.एफ. स्किनर के द्वारा दी गई थी, और इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके बी.एफ. स्किनर है उन्होंने कहा था कि जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस से पहले भी आपको मिल सकता है, आप ले सकते हैं। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो थ्योरी है इसे टाइप आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें हम किसी भी बिहेवियर को लर्न करते हैं जब हम किसी स्टिमुलस को रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं या फिर रिलेट करते हैं, मतलब कि इसमें किसी भी बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दिए जाते हैं, और ऐसा बिहेवियर जिसे रीइंफोर्स किया जाता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब कि जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, और वो वाला जो बिहेवियर होता है उसके बार बार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि हम इस चीज़ सिखा रहे हैं कि ये वाला जो आपका बिहेवियर है ये ज़्यादा सही है, और ऐसा बिहेवियर जिसे रीइंफोर्स नहीं किया जाता उसमें जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, और ये वाला जो बिहेवियर होता है फिर ये टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब कि ये बार बार रिपीट नहीं होगा। इसी के साथ जो बी.एफ. स्किनर थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रैट और पीजन पर एक्सपेरिमेंट किए थे। जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे, तो हम एक्सपेरिमेंट पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बी.एफ. स्किनर थे उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स दिए थे, तो हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि उन्होंने कौन कौन से रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की, जो कि आपके बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिए गए कि जो पुनर्बलन है यानी जो रीइंफोर्समेंट है वो किस तरह से दी जाती है या फिर किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की। तो जो आपका कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है इसमें क्या किया जाता है कि हर एक बिहेवियर यानी जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी वो चीज़ करेगा, हर एक रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाएगा, मतलब कि किसी भी रिस्पॉन्स को बिना रीइंफोर्समेंट के नहीं छोड़ा जाएगा। हर एक रिस्पॉन्स के बाद उसको क्या होगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगी।
नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। जो आपका फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, उसमें क्या किया जाता है, एक इंटरवल फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने समय के बाद, इतने इंटरवल के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। मतलब कि जैसे आपने सेट कर दिया कि हर एक 30 मिनट के बाद आप उसको रीइंफोर्समेंट दोगे, तो ये आपका एक फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल हो गया, जहाँ पे आपने एक इंटरवल जो है वो फिक्स कर दिया है कि इसके बाद जो लर्नर है उसको रीइंफोर्समेंट देनी ही है या फिर उसको रीइंफोर्समेंट मिलनी ही है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। जो आपका वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, उसमें जो इंटरवल होगा वो वेरी करता रहेगा। मतलब कि अब जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं रहेगा। अब कभी आप उसको 10 मिनट के बाद भी दे सकते हो, कभी आप उसको 30 मिनट बाद, कभी उसको आप 1 घंटे बाद भी रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। मतलब कि अब कोई भी इंटरवल फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड रेशो, मतलब कि इसमें जो रेशो होगी वो फिक्स कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपने फिक्स किया है कि जब भी बच्चा 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तो उसके बाद आप उसको रीइंफोर्समेंट दोगे। जैसे कि आपने बोला कि अगर आप इनमें से 5 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। तो यहाँ पे जो चॉकलेट है वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है, और आपने सेट कर दिया है कि जब बच्चा 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तब भी उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। मतलब कि यदि बच्चा सिर्फ 4 प्रॉब्लम सॉल्व करता है या फिर 3 प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बच्चे को कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। लास्ट है आपका वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। जो आपका वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, उसमें जो रेशो होगी वो वेरी करेगी। मतलब कि इसमें कोई भी फिक्स रेशो नहीं होगी। कभी आप उसको 2 करेक्ट आंसर मिलने के बाद भी रीइंफोर्समेंट दे दिया करोगे, कभी हो सकता है कि आपने 5 क्वेश्चन के बाद दी, कभी हो सकता है कि आपने 8 या फिर 10 क्वेश्चन के बाद उसको रीइंफोर्समेंट दी। तो मतलब कि इसमें जो आपकी रेशो होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो वेरी करती रहेगी। तो आई होप कि आपको ये रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। अब हमने सभी जो लर्निंग थ्योरीज थी आज की, हमने वो सारी क्विकली रिवाइज कर ली हैं। तो अब हम उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो भी आपके पेपर में बन सकते हैं और जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, अब हम उन सबको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर। मतलब कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है वो क्या है। तो जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है वो रीइंफोर्सिंग फैक्टर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीइंफोर्सिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। मतलब कि जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है वो आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, child's tendency to respond to stimulus that are similar to conditioned stimulus is। मतलब कि चाइल्ड की वो टेंडेंसी जहाँ पर वो ऐसे स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स दे रहा है जो कि कंडीशन स्टिमुलस की तरह मिलते जुलते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि जब हम कंडीशन स्टिमुलस की तरह मिलते जुलते जो और स्टिमुलस होते हैं, जब हम उन पर भी सेम तरह का रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि जब हमने डॉग वाले केस में, मतलब कि जब हमने डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में बात की थी कि जब बेल बजती थी तो डॉग के मुंह से क्या होता था, स्लाइवा निकलता था। ठीक है। अगर वो जैसे बेल का जो साउंड है उसकी तरह जो और सिमिलर साउंड है, जैसे कि हॉर्न का साउंड हो गया या फिर कोई और साउंड हो गया, यदि उस साउंड को सुनकर भी उसके मुंह से सलाइवा निकलता है, मतलब कि सेम रिस्पॉन्स वो शो करता है, तो इसका मतलब है कि जो डॉग है उसने क्या कर दी है, उसकी जनरलाइजेशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय whom। मतलब कि जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो किसके द्वारा दी गई है। तो जो आपकी थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है ये आपकी स्किनर के द्वारा दी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन स्टिमुलस इन Pavlov's कंडीशनिंग इज।
मतलब कि इवान पावलोव ने जो कंडीशनिंग की थी उसमें कंडीशन स्टिमुलस कौन सा था? तो उसमें जो आपका कंडीशन स्टिमुलस था वो था बेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस रिजल्ट्स इन। मतलब कि यदि हम किसी कंडीशन स्टिमुलस को बिना किसी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करें, मतलब कि बार बार उसको उसके सामने प्रेजेंट करें, तो वो किस चीज़ में रिजल्ट देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटिंक्शन। मतलब कि यदि हम सिर्फ उसके सामने कंडीशनड स्टिमुलस को ही प्रेजेंट करेंगे और उसके साथ किसी भी अनकंडीशनड स्टिमुलस को अब अटैच नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो लर्न बिहेवियर होगा उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम इसे समझ सकते हैं जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है वहाँ से। उस केस में जो कंडीशन स्टिमुलस था वो था आपका बेल, और जो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस था वो था फूड। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आप सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस को ही प्रेजेंट करेंगे और अनकंडीशनल स्टिमुलस उसके साथ नहीं देंगे, मतलब कि सिर्फ बेल बजाएंगे और फूड नहीं देंगे, तो पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि जब भी बेल बजती थी तो फूड मिलता था, और डॉग ने क्या कर लिया था, इन दोनों को एसोसिएट कर लिया था, और जब भी बेल बजती थी तो उसके मुंह से लार निकलती थी। ठीक है। अब यदि हम इस केस में देखें तो अब क्या होगा, जब भी बेल बजेगी और हम उसको खाना नहीं देंगे, और यदि हम इसको बार बार करेंगे, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसने जो बिहेवियर लर्न किया है उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। मतलब अब वो उन चीज़ों को आपस में रिलेट नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ। तो जो स्किनर बॉक्स है उसका इस्तेमाल किया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो आपकी स्किनर के द्वारा दी गई है। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, रैट और पिजन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल बॉक्स बनाया था, जिस बॉक्स को उन्होंने नाम दिया था स्किनर बॉक्स। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। मतलब कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है लर्निंग की, वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो थ्योरी है ये आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार स्टेबल लर्निंग के लिए कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो है आपका ऑप्शन सी, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय। मतलब कि जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किनके द्वारा प्रमोट की गई? तो जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट के द्वारा प्रमोट की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाज सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड गॉट पजल्ड विद वन। After devoting some time in thinking about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It is learning through। मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और वो एक प्रॉब्लम में पजल हो गया है, उलझ गया है, और थोड़ा टाइम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सोचने के बाद अचानक ऐसा होता है कि उसको कोई क्लू मिलता है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ऐसी लर्निंग को हम क्या कहेंगे? तो जब भी हम बात करते हैं किसी प्रॉब्लम के सडन सॉल्यूशन की, मतलब कि सडनली हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया, तो वहाँ हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग बाय। मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, वो किनके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान पैवलोव वाज। तो हमने अभी इसकी बात की थी कि जो इवान पैवलोव थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है Pavlov's experiment on classical conditioning of the dog brought to light several principles useful in habit formation. These includes, तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें आपका एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों इंक्लूडेड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय, मतलब कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसके द्वारा दिए गए। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो दिए गए हैं E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूस द हाईएस्ट रेट ऑफ परफॉर्मेंस इज, मतलब कि वो कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है जो कि परफॉर्मेंस के सबसे ज़्यादा रेट प्रोड्यूस करता है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरिएबल रेशो शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर डेवलप्ड, तो हमें पता है कि कोहलर ने इनसाइड थ्योरी को डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द चांस ऑफ, तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज के चांसेस को इंक्रीज करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइवेशन इन द रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज कॉल्ड, मतलब कि जब बेल बजती थी तो जो स्लाइवेशन प्रोड्यूस होती थी उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज, मतलब कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें फूड क्या है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें जो फूड है वो आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट लर्निंग मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाय, मतलब कि जो इनसाइट लर्निंग मॉडल है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोहलर, क्योंकि जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो आपकी कोहलर के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय, तो जो बच्चे होते हैं वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए जो नए वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर सीखते हैं कंडीशनिंग प्रोसेस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट इंक्रीज बिहेवियर इज, तो जो भी बिहेवियर को इंक्रीज करता है मतलब कि उसके बार बार होने के चांसेस को बढ़ाता है उस चीज़ को बोलते हैं रीइंफोर्सर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल एवरी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज, तो जो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है उसमें हर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इज रीइंफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पोंडेंट आर एलिसिटेड एंड ऑपरेंट्स आर नॉट एलिसिटेड बट दे आर एमिटेड स्पॉन्टेनियसली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एलिसिटेड रिस्पॉन्सेज और एमिटेड रिस्पॉन्स। जो एलिसिटेड रिस्पॉन्स होता है वो ऐसे स्टिमुलस के लिए दिए जाते हैं जो कि हमें पता होता है, जैसे कि डॉग और कैट के केस में था, क्योंकि वहाँ पे उन्हें खाना दिख रहा था, मतलब कि उन्हें पता था कि वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और दूसरा होता है एमिटेड रिस्पॉन्स, वो ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो हम अननोन स्टिमुलस के लिए दे रहे हैं, मतलब कि जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, जैसा कि रैट और पीजन के केस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अ वेरी यूजफुल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दैट अ न्यू रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन्ड बाय, मतलब कि जो रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब कि कोई नया रिस्पॉन्स है वो कैसे स्ट्रेंथन होता है। तो वो स्ट्रेंथन होता है रीइंफोर्समेंट से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।